चलते हैं धातु और धातु, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धातु को जल से अभिक्रिया, धातु को जल से अभिक्रिया। धातु को जल से अभिक्रिया में याद कर ले रहना कि जब कोई धातु जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब कोई धातु जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हमेशा क्यों मुक्त करता है? तो देखिए, धातु भी होते हैं धन आयन और हाइड्रोजन भी होते हैं धन आयन, तो दोनों धन आयन एक साथ नहीं रह सकता है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में होती है ना। तो इस चीज को याद कर ले रहना, लिख देते हैं कि धातु को जल से अभिक्रिया H2 को मुक्त करता है, मुक्त करता है ना। यानी किसको मुक्त करता है? हाइड्रोजन को। जब कोई धातु जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। जब कोई धातु जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है ना। धातु प्लस जल अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा धातु का ऑक्साइड, या धातु ऑक्साइड कहा था, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जब धातु का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड प्लस जल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है धातु हाइड्रोक्साइड। पहले धातु जल से अभिक्रिया किया तो धातु का ऑक्साइड बना, जैसे Zn सुन में। जब धातु जल से अभिक्रिया किया तो धातु का ऑक्साइड बनाया, और जब धातु का ऑक्साइड ZnO, जब ZnO जल से अभिक्रिया किया तो हाइड्रोक्साइड बना दिया। इसका एग्जाम्पल में आते हैं। पोटेशियम एवं सोडियम ठंडे जल से, ठंडे जल से तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तीव्र गति से करता है। सर, हम लोग पढ़ते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना। तो अगर मिट्टी के तेल में दोनों को रखा गया तो भौतिक परिवर्तन, और दोनों को अगर सोडियम और पोटेशियम को अगर पानी में रखा गया तो रासायनिक परिवर्तन, है ना। पानी में रखने से समाप्त हो जाता है और मिट्टी के तेल में रखने से सुरक्षित रहता है। तो ये तीव्र गति किस जल से? ठंडे जल से तीव्र गति से अभिक्रिया करता है ना, करता है और ऊष्माक्षेपी बनाता है, ऊष्माक्षेपी होती है, यानी उसमें ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी इसको हम लोग कर सकते हैं। अब देखो, पोटेशियम को लेते हैं, किससे अभिक्रिया किया? जल से। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ेंगे, प्लस H2O, और किसको? ऊष्माक्षेपी। सूसी यहां रहता है, छेपी यहां रहता है। पढ़े थे सब पीछे हम लोग सोडियम को भी लेते हैं, 2H2O।
NaOH प्लस H2 प्लस उष्मा क्षेत्र। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख से एक वो लिख देते हैं, या लिख सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा कमी सर आप ऊपर नहीं, हम लोग कल देख चुके हैं इसको नेक्स्ट दिन कि धातु जल से विक्रिया करता था, जिसको हम लोग देखे थे ZnO Lo2O3 देखे थे ना, इसलिए हम इसको दिए। उसके बाद क्या कहा, धातु ऑक्साइड प्लस जल से विक्रिया करता है तो धातु क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसलिए हम लोग उसको हाइड्रोक्साइड को देख रहे हैं। नोट करके सर फिर से सुन लीजिए। सोडियम और पोटेशियम को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो अगर मिट्टी के तेल में है तो भौतिक परिवर्तन, और मिट्टी के तेल के बाद कहूं भी इसको रख रहा है तो कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है ना। ठंडे जल से तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। कोई भी जल आता है तीव्र गति से करते हैं, सोचने की चीज नहीं है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया धीमी गति से होती है। जल के साथ है ना, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया धीमी गति से होती है। आपका 2 नंबर पूछेगा कि बताइए कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया धीमी गति से होती है क्यों। कहेगा कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया धीमी गति से होती है क्यों, प्रश्न ऐसे पूछता है ना। क्योंकि इसलिए होती है, लिख देते हैं, क्योंकि उत्पन्न H2 के बुलबुले, कहीं से ई क्या लिखे, यहां लिखल है सर, कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन। तो जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस को मुक्त करेगा, हाइड्रोजन को। बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक कर कैल्शियम या चिपक जाते हैं, ऐसे लिखो, चिपक जाते हैं, एक लाइन बढ़ाते हैं, तो कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। इसलिए कहा कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया धीमी गति से होती है ना, क्योंकि आंसर इसका है सर, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन के बुलबुले कैल्शियम धातु के सतह पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो पानी में तैरना क्या कर दिया, चालू कर दिया। यानी कैल्शियम पानी में क्या होता है, तैरता है। इसलिए किसी हड्डी को आप फेंक के देखिए सर, पानी में तैरेगा। जब मर उड़ जाता है तो देखते हो ना, लेके जाता है बउआ, और फिर जिसको कहता है तो उसको गिरा के देखो, पानी में तैरेगा, है ना। तो इसलिए कहता है कि कैल्शियम कहां तैरता है सर, पानी में। तो इसका आंसर ही हुआ। यही सब टेस्ट में आपको हम लोग देते हैं, फड़फड़ा के रहते हैं आप लोग। जैसे यहां लिखल है क्यों कि देखने का, यहां क्यों प्रश्न में चल गए। एक अगर इसका हम लोग देखिएगा तो Ca+2H2O, तो CaOH2 प्लस H, इसको क्या करेगा, मुक्त करेगा, नहीं मुक्त करना। क्यों, क्योंकि क्या किया, इसमें चिपक गया, ये है ना।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ क्या कहा जाता है? चूना, या इसी को हम लोग पानी का चूना भी कहते हैं, पानी वाला चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग दीवार की पुताई में की जाती है, और दीवार की में जो पुताई की जाती है तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो दीवार में क्या आती है? चमक आ जाती है। कैसे हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं धातु और अधातु, लेकिन हम चल गए रासायनिक समीकरण। हम रासायनिक समीकरण चीज को लिखा है कि कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना या पानी के चूना के नाम से जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग दीवार की पुताई में की जाती है। दीवार में पुताई होने के बाद वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है, जिसे दीवार में चमक आ जाती है। जिसे दीवार में क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। आए अगला चलते हैं सर एक। मैग्नीशियम को जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया। भैया मैग्नीशियम को जल से अभिक्रिया तो हम लोग जानवे करते हैं, Mg प्लस H2O। तो ये क्या बनाता है? MgO और प्लस H2 को क्या करेगा? मुक्त कर देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं सर, चकाचौंध है। ये क्या है? चकाचौंध है। और यहां से प्रश्न दिए थे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पहले इनके ऊपरी परत को खकोरा या चिकना आदि साफ क्यों किया जाता है? साफ इसलिए किया जाता है कि ऑक्सीजन से पुनः अच्छी तरह से अभिक्रिया कर सके, क्योंकि गंदगी बैठा रहेगा। आइए सर नोट करके। नया पूछा है सर, ये पूछा है, सोचे कि नहीं खूब पूछते इसमें। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातु में भाप, भाप बोले तो वाष्प है ना बुआ, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? वाष्प। और भाप को हम लोग कौन सी कहते हैं? गैस। जल तीन अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव और है ना। तो ठोस से तो अभिक्रिया नहीं करेगा, बर्फ से अभिक्रिया कैसे करेगा? जल से कर रहा है, द्रव अवस्था से और गैसीय अवस्था से। एक जल की एक और अवस्था होती है जिसको हम लोग गर्म कहते हैं, गर्म जल भी है ना, तो द्रव ही अवस्था में। तो यहां अभिक्रिया करेगा द्रव ठंडे जल से, गर्म जल से और भाप से। तो यहां एल्युमिनियम, लोहा और जिंक जैसी धातु भाप से के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। हम लोग चलते हैं एल्युमिनियम को, पहले है 3H2O, Al2O3 और प्लस 3H2 को क्या किया? ये मुक्त किया। उभयधर्मी है सर, क्या है? उभयधर्मी। हम लोग लोहा में चलते हैं, Fe4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2 को मुक्त किया। ये जंग का सूत्र है सर, पढ़ेंगे इसी में। ये किसका सूत्र है? जंग का
है ना। अगर किसी धातु यानी लोहा अगर जल से हो या किसी से अभिक्रिया करता है तो उसमें क्या लगता है सर, जंग लग जाता है, और जंग लगने से लोहे की तीव्रता बढ़ जाती है और उसकी भार भी बढ़ जाती है। आइए Zn प्लस H2O जब अभिक्रिया करेगा तो ZnO और प्लस क्या बनाएगा, H2 को मुक्त। ये भी उभयधर्मी है। ZnO क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसको लिखिए पहले क्योंकि अगला जो आएगा इम्पोर्टेंट है। देखो हम लोग चलते हैं, नोट करके याद रखना इसको। कॉपर, Hg मरकरी, Pb Hg सिल्वर तथा गोल्ड। गोल्ड का क्या होता है, यही धातु में जल के साथ है न, या ठंडा जल रहे, ठंडा रहे, गरम रहे या वाष्प रहे के साथ अभिक्रिया नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट है सर तांबा, पारा, शीशा, चांदी और सोना। धातु जल के साथ यानी या ठंडा जल रहे या गर्म जल रहे या वाष्प रहे के साथ अभिक्रिया नहीं करता है ना। यहां से प्रश्न एगो पूछता है इसके पर, क्या पूछेगा आपको, यहां से एक प्रश्न क्या पूछता है कि तांबा धातु का उपयोग गर्म जल के टंकी बनाने में क्यों किया जाता है। प्रश्न लिखिए देते हैं सर। तांबा धातु का प्रयोग गर्म जल के टंकी बनाने में क्यों किया जाता है। गीजर जानता है ना, गीजर का जो टंकी होता है किसका बना होता है, तांबा का, है ना। तो यहां से प्रश्न पूछता है कि तांबा देखो प्रश्न तुमको जो पीछे दिया हुआ है किताब में वहां से प्रश्न हम नहीं पूछ रहा है सर, बीच से उठा रहा है, ऐसे करके इसे थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। तांबा धातु का प्रयोग गर्म जल के टंकी बनाने में क्यों किया जाता है, यहाँ पे प्रश्न रहता है इस तरह से। क्यों किया जाता है, आंसर लिख रहे हैं इसका। तांबा धातु का प्रयोग गर्म जल के टंकी बनाने में इसलिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है यह ठंडे जल, गरम, ठंडे, गरम या वाष्प जल से अभिक्रिया नहीं करता है,
नहीं करता है और यह जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है। मुक्त नहीं करता है, क्या करता है, और बना देता है। तो बस देखो यही चीज तो लिखल है, यहां लिखल है कि भैया तीनों विधिया से अभिक्रिया नहीं करता। और यही चीज यहाँ लिखेंगे, देखो क्या लिखे, तांबा धातु का प्रयोग गर्म जल के टंकी बनाने में इसलिए किया जाता है, यह ठंडे गर्म या वाष्प जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इतनी लिख दे तो आंसर हो गया है ना। और यह जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है। इसलिए अगर नहीं हो लिखवे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां आंसर बात इजी लिखल है। अब बताइए तांबा के जगह पर तुमको सोना पति नहीं पूछ सका है, चांदी, तो सबको यह चीज लिखे थे। देखिए सर यहां धातु की जल के साथ क्रियाशीलता किसका सबसे अधिक होता है। हम लिखे थे सबसे पहले क्या था, पोटेशियम से पहले क्या था, सोडियम के बाद क्या लाए थे, मैग्नीशियम के बाद जिंक है ना, जिंक के बाद में लेके चलिए लोहा, यहाँ पर एल्युमिनियम भी है ना। अब अंतिम हम लोग चलते हैं किसको सर, कॉपर। किसको चलते हैं, कॉपर। सबसे कम अभिक्रियाशीलता किसका होता है इसमें, सोना की है, सोना। कॉपर यहीं तक रखना है इसको है ना। कहेगा कि बताइए कि जल से सबसे अधिक क्रियाशीलता किसके है, पोटेशियम को है ना। और उसके बाद नहीं कहेगा तो देखेंगे, अगर सोना रहेगा तो सोना को मानेंगे, इसी में से जे रहेगा उसको मानना। इन्हें कि कॉपर भी दे रहेगा और सोना भी दे रहेगा, या चांदी भी रहेगा, इसमें सब नहीं रहेगा, कोई इतना में से तुमको ये वो रहेगा, ये ध्यान रखना। या कॉपर रहे, चाहे आपका मरकरी रहे, चाहे शीशा रहे, चाहे चांदी रहे, चाहे आपको सोना रहे। नेक्स्ट में चलते हैं, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। हम लोग पढ़े थे सर, आपको अम्ल क्षार लवण में पढ़े थे कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। पढ़े नहीं चीज, सेम चीज वही चीज। जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता, देखो धातु अम्ल से अभिक्रिया करे या क्षार से अभिक्रिया करे, दोनों क्या बनाएगा, लवण है ना। जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। या जब कोई धातु क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है, उदासीन हाइड्रोजन को मुक्त करता है। और जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो भी लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। सब में हाइड्रोजन गैस, हम रासायनिक समीकरण में बोले थे कि ऑक्सीजन गैस कभी मुक्त नहीं होता, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ओके क्लोरीन, और कार्बन डाइऑक्साइड है ना। सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं,
जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो लवण तथा लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, मुक्त करता है। यानी लवण को बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या किया, मुक्त कर दिया। अब इसको हम लिखेंगे धातु प्लस अम्ल, तीर के निशान देंगे, यहां लिखेंगे लवण और प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आइए हम लोग चलते हैं इसकी एग्जाम्पल में। कोई नहीं जानते इस जग में सोडियम के 2HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। इन्हें कि हाइड्रोजन क्लोराइड लिख के तो कमी की अभी कहां से है ना, उसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है। इसको बनाता है सर NaCl, अब प्लस H2 को क्या किया, मुक्त कर दिया। आप देखिए तो मैग्नीशियम चाचा माई 2HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, H2 को क्या किया, मुक्त किया। Zn चाचा माई 2HCl, Zn क्लोराइड और प्लस H2 को क्या किया, मुक्त किया। अगर हम लोग एल्युमिनियम चाचा मारते हैं तो 6HCl 2LCl3 और प्लस 3H2। भैया तुम एगो के किसी को याद कर ले रहा है, यहां से एगो है न, तुम धातु में भी पढ़ा इसको और अम्ल में भी पढ़ा है न, दोनों एक ही चीज लिख रहा है। तो कभी से इसको क्यों पढ़ाएं जब उसमें पढ़िए नहीं, इसमें है गम आगे एक बार रेजिया आ रहा। आहो नोट करके ए नोट कीजिए, कॉपर HCl से अभिक्रिया नहीं करता। कॉपर जो है HCl से अभिक्रिया नहीं करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है बहुत दिन के बाद, धीरे धीरे, लेकिन HCl से अभिक्रिया ही नहीं करता है। कॉपर जो है HCl से अभिक्रिया नहीं करता है, या हम कहते हैं कि कॉपर से अम्ल से अभिक्रिया करवे नहीं करता है, क्योंकि बैटरी के में भी देखते हैं कि कॉपर का ही दिया हुआ रहता है सर, ये एनोड और कैथोड। एक होता है कॉपर, एक होता है जिंक। अगर अभिक्रिया करता तो कहने समाप्त हो जाता। अभिक्रिया का मतलब क्या है, समाप्त हो जाना, लेकिन इसको समाप्त होने में 10 से 15 वर्ष लग जाता है। बैटरी 5 से 7 वर्ष चलती है ना, तो इसको धीरे धीरे समाप्त करता है। लेकिन यहां से इसको याद कर लेना कि भैया ये HCl से अभिक्रिया नहीं करता। हम कहते हैं कि सीधे याद करना कि कॉपर अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। बुआ जितना ही हकी ने
केकरो से अभिक्रिया नहीं कर रहा थी, इसको मुक्त अवस्था में रखता है सर, मुक्त अवस्था में, यो याद कर लेना, ये मुक्त अवस्था में रहता है, ये किसी से अभिक्रिया करवे नहीं करता है, कहता है कि हमको कोई नहीं बिगाड़ सकता है, यीशु के बिगाड़ लेके वो पैदल या एक बार जिया। अगर ये बिगड़िए जाता, सोचने की बात है, तो सर अगर हम लोग जेवर को आभूषण को बना के लाते हैं और ये दादी का आभूषण पुतहिया पहनल के, अब पुतहिया का आभूषण ओकर पुतहिया पहनल के, अब फिर ओकरो पुतहिया पहन के, जान लीजिए, ओकर बाद बेटा बीमार होते बेच देल के, क्रियाशीलता देखते हैं इसका, क्रियाशीलता, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और अंतिम लिख दिए कॉपर, है ना। सबसे अधिक क्रियाशीलता किसका? और सोडियम से पहले अगर बाप बैठल है पोटेशियम, सोडियम से पहले का बाप बैठल है पोटेशियम। अरे भैया एक बात जान लो, इसकी बताए थे, इसका घनत्व 0.8 होता है, इसका घनत्व होता है 0.9। एक हम के कमजोर है पोटेशियम, तो कमजोर आदमी सबको गरिया दे है कि नहीं, तो वैसी कमजोर है बेटा। बरियार आदमी टकरा है, पंकज सिंह से लड़मी तू है, अब बेचारा हमारे गांव के संख्या का सब मिट्टी तंग कर रहा है। ये आदमी का भी भैया, जिसका आदमी का वजन अधिक है ओका से आदमी सोचा है पहले, और जेका वजन कम है ओका तो गनौरा भाव है। यहाँ देखिएगा सर, VVI लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई धातु, कोई धातु, कोई भी धातु, कोई भी धातु HNO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिक, है ना। कोई भी धातु HNO3 से अभिक्रिया नहीं करता, है ना। कोई भी धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, ना करेगा ये भैया, ये इसके पास ही पहुंचवे न करेगा, ये राजा नहीं, हम बाबा बोल रहे हैं राजा है ना। तो कभी सर ऐसे लिखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल से कोई धातु अभिक्रिया नहीं करते, नहीं सर, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर किसका, धातु और अधातु, तो सिंगार धातु को होगा, है ना। तो यही लिखे, कोई भी धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन दू गो आवारा बैठ गए, तो देखिए चाहिए, देखिए पटक के पटका है कि है ना, दो किए है। अच्छा, अब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा वो भैया, अभिक्रिया करेगा तो ना हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इस सोचने की बात है, वहां एग्जाम में तुमको फंसा दिया तो कमी ने हाइड्रोजन गैस मुक्त करवे का, हाइड्रोजन नहीं है रे, है ये भैया, अभिक्रिया नहीं किया, तुम कढ़ाई में सब्जी देवे नहीं किया तो सब्जी पक गया है? तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया, जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता, लिख देते हैं सर, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है ना। लेकिन कहेगा क्यों नहीं करता है, अगर पूछ दिया
क्यों नहीं करता है? तो कहिएगा कि क्योंकि HNO3 परवर अम्ल है। तो कमी सर परवर अम्ल तो इहो है, ओकर ही बाप है। अगर इसका अगर पीएच मान 1 है तो इसका पीएच मान 0.5 है, यो जान लीजिए। अगर HCl का पीएच मान कितना है? 1 है, 1.0 लिखता है, तो उससे कम है ये परवर अम्ल है ना। अब परवर अम्ल के साथ साथ एगो आ लिख दिए सर, या जी लिख देते परवर ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक भैया, ऑक्सीकारक है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है वो ऑक्सीजन क्या होता है? हटता है वहां से। पहले जान लीजिए, ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीकरण में है ऑक्सीजन का जुड़ना, ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक में क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन को हटना। एगो है ऑक्सीकरण, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये रिडक्शन है सर। इसको हम लोग लिखे थे ई पट्टी, देखना जल्दी इसके कॉपी मी पट्टी इसको लिखे है ना। तो ये ऑक्सीकारक है ना, के ए। अब कहिएगा सर धातु क्या होता है? तो धातु अवकारक होता है। धातु क्या होता है? अवकारक होता है। ऑक्सीकारक लिखिए इसको।